हेलो स्टूडेंट्स, इनोवेटिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसके फोर्थ पार्ट हमने कर लिए थे पूरे। आज हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में जैसे हमने कहा था कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और हमने पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है और उसका क्या फंक्शन है ये भी पढ़ा था। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि गोल्जी बॉडी हमारे यानी सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है, उसे किसने खोजा, जैसे कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की, ये भी हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं, अर्थात ये सुसाइडल बैग्स क्यों कहलाते हैं, ये क्यों हमारे जो सेल है उसके कंटेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये सभी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ जो सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो काय में यूज़ होती है, वो कई वेरियस जो एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की उसमें वो यूज़ होती है। जैसे यहाँ भी लिखा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे क्या कहते हैं, एटीपी के रूप में वो संचित रहती है और इसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि जो जिस तरह हम कोई भी चीज़ रुपीज़ को खर्च करके कोई भी चीज़ लेते हैं, अर्थात हमें कोई चीज़ लेनी है तो हमें उस रुपये अपने खर्च करने पड़ते हैं, उसी प्रकार अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी के रूप में जो एनर्जी संचित रहती है उसे ही जो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करता है। अतः इसे एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, इस यहाँ पे लिखा भी है कि द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। यानी जो भी केमिकल कंपाउंड शरीर में बनते हैं, जो भी मैकेनिकल वर्क होता है उसमें ही इस एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन कवरिंग वाला इंस्टेड ऑफ जस्ट 1, यानी ये एक ही मैकेनिकल तो इसे एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम रुपीज़ देके कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इसी तरह हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी ले रहे हैं तो वो है हमारे लिए करेंसी के रूप में होती है, जिसके हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, एक का नहीं बना होता, 2 का बना होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। जैसे आउटर मेम्ब्रेन ये है और इनर मेम्ब्रेन जो है इस प्रकार से फोल्डेड होती है, और इस फोल्ड को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं ये फोल्ड, क्रिस्टी। अब ये एक अच्छी तरीके से बना के देख लेते हैं। ये जो इनर फोल्ड है वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 फोल्ड आउटर मेम्ब्रेन लिए हुए होता है, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होती है, और इन फोल्ड को ये फोल्ड क्यों होती है, क्योंकि उसे सरफेस एरिया मिल जाता है। सरफेस एरिया मीन्स इस तरह का एक लेयर होना और इस तरह के लेयर होना, तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, काय के लिए, फॉर एटीपी जेनेटिक केमिकल रिएक्शन के लिए, यानी एटीपी को बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है उसके लिए उन्हें सरफेस एरिया ज़्यादा आवश्यक होता है। अतः इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा फोल्डेड होती है। ठीक है, अब यहाँ लिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इनको स्ट्रेंज ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं का इनका डीएनए भी होता है, राइबोसोम। हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो ही एक डीएनए लिए हुए होता है, न्यूक्लियस। परंतु दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा भी है जो अपना स्वयं का डीएनए लेता है, लिए हुए होता है, और राइबोसोम लिए हुए होता है। क्यों, क्योंकि ये इन्हें अपने खुद के कोई प्रोटीन्स भी बनाने होते हैं जिसके लिए उनको स्वयं के डीएनए की आवश्यकता होती है। ठीक है, और एक और बात है कि इसे किसने खोजा, तो इसे कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने खोजा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड जो, यानी सेकंड क्या, फिफ्थ जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है प्लास्टिड।
ठीक है। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल है वो ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक जो है अपने को पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक दो प्रकार के जो प्राणी हैं उन्हें उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑटोट्रॉपिक यानी वे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉपिक वे होती है जो उन बनाए हुए भोजन पर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक जो है वो प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः स्वयं भोजन बनाने के लिए उनके इसमें एक ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड के कारण ही वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। और प्लास्टिड जो है वो सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण या इसकी उपस्थिति के कारण वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो कि एनिमल्स नहीं कर पाते। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। जैसे इसमें भी दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। 2 प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिड, यानी उनमें कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी जिनमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसे कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अर्थात वे प्लास्टिड जो क्लोरोफिल लिए हुए होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स इन द एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? हरा पिगमेंट होता है, पर इन्हीं के साथ इसमें कौन कौन से पिगमेंट भी पाए जाते हैं? जो येलो या ऑरेंज होते हैं। ठीक है। इसमें ये दिखाई दे रहा है। ल्यूकोप्लास्ट आर primarily organelles in which material such as starch, oil and protein जमा रहते हैं। स्टोर्ड का मतलब क्या होता है? जमा। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कोई भी यानी फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेते, बल्कि स्टोरेज रीजन है या स्टोर करने के काम में लाए जाते हैं। ठीक है। अब हम यदि देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है, और इसमें क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिए हुए होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रेना होते हैं, ये जो अपने को सिक्के की जैसी दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेना। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा के कारण, स्ट्रोमा के प्रेजेंस के कारण इसे हम यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रेना और स्ट्रोमा इसमें पाए जाते हैं, और इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये भी लिखा है कि प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो प्लास्टिड्स है वो कि प्लास्टिड जो है वो इसके जैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसमें भी अपना खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। अतः हमने 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स देख लिए, एक है न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। ये अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम लिए हुए होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है वैक्यूल्स। ठीक है। वैक्यूल्स का मतलब होता है कि शरीर में कुछ ऐसी स्टोरेज सैक्स होती हैं जिनको क्या कहते हैं? वैक्यूल। जैसे इस तरह से स्टोरेज सैक्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, बजाय प्लांट्स के। प्लांट्स में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रहा है सभी को। इसमें ये जो दिखी रही है कितनी बड़ी वैक्यूल है, ये देखो, इतनी बड़ी वैक्यूल।
ये जो वैक्यूल है वो उसमें सेल सेप भरा हुआ है। क्या भरा है? सेल सेप। और इसका जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है ये? टोनोप्लास्ट। और पूरी जो सेल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्यूल का के द्वारा घेरा हुआ है, दिखाई दे रहा है अपने को। परंतु एनिमल्स में इस तरह से कोई भी फंक्शन नहीं होता, अर्थात एनिमल्स में इस तरह की कोई वैक्यूल्स नहीं होती। होती भी है तो बहुत ही छोटी होती हैं। जैसे हमें दिखाई दे रही है ये वैक्यूल्स, बहुत ही जो छोटे होते हैं, ये तो दिखाई दे रहे हैं शायद येलो, ये है वैक्यूल्स। ठीक है। और वैक्यूल्स इसमें बहुत ही छोटे होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि एनिमल्स और प्लांट्स में वैक्यूल का जो साइज़ है वो डिफ़र करता है। प्लांट्स में जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जबकि एनिमल्स में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। इसमें लिखा भी है द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अर्थात सेल इतनी बड़ी है और उसके इतना अधिक जो पार्ट है वो वैक्यूल ही घेरे हुए होता है। ठीक है। अब उसने ये बताया कि प्लांट सेल के वैक्यूल में क्या क्या पाया जाता है। तो फुल ऑफ सेल सेप, जैसे मैंने बताया कि सेल सेप से घिरा होता है। और सेल सेप यानी उसमें पाया जाता है लिक्विड, जो क्या करता है? टर्गिडिटी देता है और रिजिडिटी ऑफ टू द सेल। यानी टर्गिडिटी का मतलब होता है सेल को स्वेल करे हुए रखता है। सेल सेप के कारण वो क्या होता है? सेल जो है स्वेल होती है, यानी हमेशा फूली हुई होती है और रिजिड भी होती है। ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं। मैनी सब्सटेंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। यानी जो भी प्लांट सेल में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आवश्यक होंगे, वो सभी काय में स्टोर रहते हैं? वैक्यूल में। कौन कौन से होते हैं अब हम ये जानेंगे। कौन कौन से हैं? दीज इंक्लूड amino acids, sugars, various organic acids and some proteins. In plant cell organism like amoeba, the food vacuole contain the food items. जैसे अमीबा है उसमें जो वैक्यूल होगी वो क्या लिए हुए होगी? फूड आइटम लिए हुए होगी। और जब समय पे उसको भोजन की आवश्यकता होगी तो उससे भोजन ले लेता है। ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होती है ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सभी चीज़ें एक ही में होती, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, लोकोमोशन हुआ, सभी एक में ही होता है। और एक्सक्रीशन हुआ, तो उनमें जो फूड जो वैक्यूल्स होती हैं, फूड वैक्यूल नहीं बोल सकते हम उसको, एक्सक्रीटरी वैक्यूल्स कहते हैं। अर्थात ये जो ज़्यादा मात्रा में जो वाटर होता है या जब सम वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो समय समय पर सेल से बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो जो फिफ्थ जो हमने पढ़ चुके हैं वो क्या है? प्लास्टिड्स। और उसके बाद हमने सिक्स्थ जो सेल ऑर्गेनेल पढ़ा है उसे क्या कहते हैं? वैक्यूओल। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको इसमें बन जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं कि ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे। यानी ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनेल्स और जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके कारण ही वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। दिस हेल्प द सेल to perform functions like respiration, obtaining nutrition, clearing waste material, forming new proteins। ये सभी क्यों कर पाते हैं सेल? उनमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के कारण, उनमें पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, उनमें पाई जाने वाली सेल वॉल के कारण। ठीक है। Thus the cell is the fundamental structure unit of living organisms. It is also the basic functional unit of life. इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें हम देखते हैं कि वैक्यूल के बाद हमें क्या पढ़ना है। प्लास्टिड भी हमने पढ़ चुके हैं, वैक्यूल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और
अब यहाँ दिया गया कि व्हाट यू हैव लर्न, हमने क्या अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। कौन है फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ? सेल है, ठीक है। सेल्स आर एनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना। तीसरा क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ सेल, इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्डर्ड इन एंड आउट ऑफ द आउटर एनवायरनमेंट। यानी हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मटेरियल को अंदर जाने देती है, कुछ मटेरियल को बाहर जाने देती है, सभी को अंदर और बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब चौथा हम देखते हैं कि इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल वॉज कंपोज मेनली सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल enables द सेल्स ऑफ प्लांट्स फंजाई बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बस्टिंग। मैंने ये भी बताया था आपको कि सेल वॉल पाई जाती है, जिसके कारण अगर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें कि वाटर है, वाटर यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर वाटर है भी, और वाटर चूँकि हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो वाटर कंटेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट बाहर है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कंटेंट अंदर है, तो पानी बहुत अधिक मात्रा में अंदर चला जाता है। पर अधिक मात्रा में अंदर जाने के बाद भी सेल जो होती है बर्स्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, वो उसे बर्स्ट होने से रोकती है। इसी और ये चीज़ एनिमल में नहीं हो पाता। इसके साथ है कि द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। यानी यूकैरियोटिक जो सेल है उनमें डबल साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन भी होती है, और इनमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियो प्लाज्म भी उसमें भरा होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें पाई जाती है। ये भी इसमें दिया गया है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ एज द पैसेज वे फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तरह से चैनल है, जैसे बहुत एक पैसेज वे है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी होता है, बनता भी है मटेरियल, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो है वो क्या करता है? गोल्जी अपरेटस जो है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेसिकल्स, और ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, इनमें पैकेजिंग भी होती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कॉल्ड प्लास्टिड। हमने अभी प्लास्टिक के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी जिसमें कलर्ड होते हैं, इसमें एक क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट भी आता है, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। अब आता है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, ये भी हमने पढ़ा है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये भी हमने पढ़ी कि सेंट्रल वैक्यूल होती है जो सेल को टर्गेट बनाए रखती है, स्वेल करी हुई रहती है, स्टोर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करती है, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखती है समय समय पर जो वो सेल से बाहर निकल जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो सेल, क्या लिखा है इसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड हैव वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स। जैसे इसमें उन्होंने यही बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल, हमने दो प्रकार की सेल पढ़ी थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें वो यही बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ओनली राइबोसोम जो होता है वो एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड है वो केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, ये भी इसमें हमने पढ़ा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर इस चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन मिले।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।